अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप यू ऑल आर डूइंग ओके। सब ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 25 ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी। आप लोगों का कोर्स ऑलमोस्ट बस अपने अख्ताम की तरफ है और हम सम अप कर रहे हैं अपने चैप्टर्स को। एंड नाउ वी आर ऑन चैप्टर नंबर 25, जो कि आई थिंक इट्स योर थर्ड लास्ट चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 25 इज़ मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, इंसान और उसका उसके जो आसपास का माहौल है उसके साथ क्या ताल्लुक़ है और किस तरह का ताल्लुक़ है। ठीक है, तो दैट इज़ मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम हमारा आज का टॉपिक है। इससे पहले जो हमारी डिस्कशन हुई थी, जो हमने अपनी डिस्कशन कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, दैट वाज ऑन कि बायो जियो केमिकल साइकिल्स क्या होते हैं, किस तरह से उनकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, वाटर साइकिल क्या है, नाइट्रोजन साइकिल क्या है, वाटर किस तरह से कंजर्व होता है, किस तरह से अर्थ पे आता है, फिर वापस इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वापस अर्थ का हिस्सा बन जाता है, ऑर्गेनिजम्स उस वाटर को कैसे ले लेते हैं। फिर हमने डिस्कशन की थी नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर कि नाइट्रोजन जो है वो किस तरह से नाइट्रोजनस कंपाउंड से जो है वो उसका आउटफ्लो होता है और कैसे वो नाइट्राइड्स में कन्वर्ट होता है, कैसे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में होता है, जो कि हाईली अनरिएक्टिव, हाईली इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं जिसको तोड़ना इंतहाई मुश्किल होता है। तो उसका किस तरह से यूजेज होता है, क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या स्टेप्स थे। 4 स्टेप्स थे। डीकम्पोजिशन होती थी, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती थी, एसिमिलेशन होती थी, डी नाइट्रोफिकेशन होती थी। डिफरेंट स्टेप्स पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स काम कर रहे थे। नाइट्रोफाइंग बैक्टीरियाज थे, डी नाइट्रोफाइंग बैक्टीरियाज थे जैसे सूडोमोनास, फिर आपके पास नाइट्रोबैक्टर और इस तरह सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया थे जो कि डीकम्पोजिशन वगैरह कर रहे थे। तो यू हैड डिफरेंट कंपोनेंट्स इन दैट। अब जो है आपको डिस्कस करना है कि एनर्जी किस तरह से इन्वायरमेंट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर फ्लो होती है, मैन तक कैसे आती है, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी और एनिमल तक, किसी और प्लांट तक कैसे आती है, जनरेट कैसे होती है, कंज्यूम कैसे होती है, फिर वापस रीजनरेट कैसे होती है, उसका फ्लो एक लेवल से, एक इंसान से दूसरे इंसान तक या एक जानदार से दूसरे जानदार तक कहना ज़्यादा ठीक होगा, किस तरह से होता है। तो उसमें वी हैव टू डिस्कस फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। एनर्जी मूव्स लाइफ। ठीक है, लाइफ ज़िंदगी के लिए हमें क्या चाहिए चीज़, एनर्जी चाहिए। वाटर, फूड वगैरह जो ये हम सब ले रहे होते हैं, इसका मकसद क्या होता है कि एनर्जी की प्रोडक्शन हो सके। ऑक्सीजन हमें किस लिए चाहिए होता है, क्योंकि इंसानों में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर हमें एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन ना चाहिए होती तो हम जिंदा रह सकते थे ऑक्सीजन के बगैर। ठीक है, जैसे एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऑक्सीजन के बगैर रह सकते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बगैर अपनी एनर्जी जनरेट या क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो द साइकिल ऑफ एनर्जी इज बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। एनर्जी साइकिल जो होता है कि हमने पहले क्या देखा, वाटर साइकिल, देन वी सॉ नाइट्रोजन साइकिल। तो बेसिकली फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी इज बेसिकली योर एनर्जी साइकिल। ठीक है, कि एनर्जी किस तरह से जा रही, कहाँ है, ख़त्म कहाँ हो रही है, शुरू कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ पे हो रही है। तो स्पीशीज़ आर क्लासिफाइड ऑन 2 ट्रॉफिक लेवल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड एनर्जी। ठीक है, जो एनिमल्स की स्पीशीज़ होती हैं डिफरेंट, वो किस तरह से क्लासिफाई होती हैं कि वो उनकी सोर्स क्या है एनर्जी की। ठीक है, उनकी न्यूट्रिशन यानी कि वो अपनी ग़िज़ाइयत, अपनी जो ग़िज़ा है, अपनी ताकत है, वो कहाँ से हासिल करते हैं, किस तरह से उसको ऑब्टेन करते हैं, इसकी बेसिस पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करते हैं ट्रॉफिक लेवल्स में। ठीक है, अब व्हाट इज़ अ ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं एंड इन इकोसिस्टम द ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट फीडिंग ग्रुप्स। ठीक है, सो डिफरेंट फीडिंग ग्रुप्स को हम कहेंगे ट्रॉफिक लेवल्स। कि एक ऑर्गेनिज्म क्या खा रहा है वो एक ट्रॉफिक लेवल में आएगा, सेम जैसी चीज़ें खाने वाला। दूसरा ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप क्या खा रहा है, कौन सा फीडिंग ग्रुप है, उनको किस तरह की चीज़ खाते हैं, वो उस ट्रॉफिक लेवल में आएंगे। तो इस तरह से जो ग्रुप्स होंगे फीडिंग की बेस के ऊपर डिवाइडेड, दोज आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, आपका फर्स्ट, आपके पास अराउंड 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। ठीक है, अभी हम अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल,
फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आपके पास क्या होता है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल एट द T1, T फॉर ट्रॉफिक, 1 फॉर फर्स्ट। तो जो T1 लेवल होता है इसमें आपके पास कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर द पार्ट ऑफ द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया, जो कि सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी को यूज़ करके अपना ऑर्गेनिक मटेरियल, अपना ऑर्गेनिक खाना बनाते हैं, ठीक है। जो कि स्टेप, जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी को इस्तेमाल करके अपना फूड बनाते हैं ये ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो जो आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में यू हैव गॉट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, वो प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना बिल्कुल खुद बना रहे होते हैं। और उन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में आपके पास कौन से हैं? बैक्टीरिया, देन यू हैव गॉट एल्गी, प्लांट्स। कुछ बैक्टीरिया, कुछ सारे बैक्टीरिया प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नहीं होते, कुछ दूसरी चीज़ों को भी खा लेते हैं या अपने जो इन्वायरमेंट है वहाँ से वो ले लेते हैं जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, और कुछ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया, कुछ एल्गी और प्लांट्स तो सारे ही प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये हो गई फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की बात, जो कि सन की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना बना लेते हैं। देन वी हैव सेकंड ट्रॉफिक लेवल। हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स मेक अप द सेकंड ट्रॉफिक लेवल T2। इसमें क्या है? हर्बीवोर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो सेकंड यू हैव सेकंड ट्रॉफिक लेवल। अब सेकंड ट्रॉफिक लेवल जिसे आप कहेंगे T2, इसमें आपके पास कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? इसमें यू हैव गॉट प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, कंज्यूम करना, किसी चीज़ को खा लेना, इस्तेमाल कर लेना। तो जब प्राइमरी कंज्यूमर्स, या दूसरा इनका नाम क्या हम इन्हें कहेंगे? हर्बीवोर्स, हर्ब्स खाने वाले, प्लांट्स खाने वाले जानवर, ठीक है। तो इसमें आपके पास आ गए हर्बीवोर्स, जैसे कि काओ जो गाय है वो खाली प्लांट्स खाती है, बकरी खाली प्लांट्स खाती है, काओ, गोट, इस तरह से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि माइक्रो प्लांट्स को खाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ योर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। Then coming to the next level, next energy level, that is your third trophic level. Third trophic level में क्या होते हैं? predators, जो कि predators क्या होते हैं? जो कि किसी जानदार को खाएं, प्रे को खाएं अपने, यानी कि ये secondary consumers हैं। They eat herbivores and they comprise the third trophic level. If larger predator, that is tertiary consumers are present, they represent still higher trophic levels. अब इसमें आपके पास क्या आ जाते हैं? थर्ड ट्रॉफिक लेवल में you have got third trophic level. Third trophic level which is T3. Here you have got predators या secondary consumers, या आप इन्हें कार्निवोर्स कह लें, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या हैं? ये हर्बीवोर्स को खाएंगे, गाय को खाएगा या फिर गोट को, जो खाने वाले जानवर होंगे, दे आर प्रीडेटर्स या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सही। अब अगर उनको भी फर्दर खाने वाला कोई और होगा, ठीक है, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स को कोई खाने वाला, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कोई खाएगा तो वो टर्शरी कंज्यूमर होगा, तो एक ट्रॉफिक लेवल और बढ़ जाएगा, T4 हो जाएगा, बीच में एक और बढ़ जाएगा। तो T3 लेवल पे यू हैव गॉट सेकेंडरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट, fourth trophic level, organisms that feed at several trophic levels or predators. Carnivores eat another carnivore and omnivores are classified at the highest of the trophic levels, T4, at which they feed. तो T4 लेवल पे क्या होता है? प्रीडेटर्स, वो वाले प्रीडेटर्स जो कि दूसरे प्रीडेटर्स को खाएं, वो कार्निवोर्स जो दूसरे कार्निवोर्स को खाएं, एक या फिर ओमनीवोर्स जो कि हैं तो इस जगह पे, मगर पिछले ट्रॉफिक लेवल्स में से, हर्बीवोर्स में से भी खा रहे हैं, यहाँ से भी खा रहे हैं। जो हर्बीवोर्स को खाएं और कार्निवोर्स को खाएं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ओमनीवोर्स, ठीक है। तो फोर्थ आपका जो ट्रॉफिक लेवल है उस पर आपकी क्या होगी? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल T4। इसमें यू हैव गॉट ओमनीवोर्स, और मोस्टली ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स ईटिंग अदर कार्निवोर्स, ठीक है। वो कार्निवोर्स जो दूसरे कार्निवोर्स, यानी ये वाले इस लेवल पे वो कार्निवोर्स आएंगे जो पीछे वाले T3 के लेवल के जानवरों को खा रहे होंगे, ठीक है, उनके ऊपर फीड कर रहे होंगे, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल्स क्या हैं? फीडिंग ग्रुप्स ही तो हैं। फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल जो आपका नेक्स्ट है, इसमें क्या है?
Decomposers, which include bacteria, fungi, molds, and detritivores such as worms and insects, break down wastes and dead organisms and return nutrients to the soil, occupy the fifth ट्रॉपिक लेवल। इसमें डीकम्पोजर्स आते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, क्योंकि इनके कंपोनेंट्स में इन चीज़ों को वापस ब्रेक करते हैं। और डेट्रिटिवोर्स होती हैं जो कि डेब्रिस खाते हैं, लेफ्ट ओवर्स, कचरे जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनको खाते हैं। तो अब आपके पास है फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल विच इज़ T5, फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल दैट इज T5। इसमें यू हैव बैक्टीरिया and you have fungi and you have molds and detritivores, यानी कि ये क्या हैं, डीकम्पोजर्स हैं। ठीक है, डीकम्पोजर्स आ जाते हैं जो कि वर्म्स वगैरह को, जो छोटे छोटे कीड़े हैं उनको या तो खा लेंगे, या जो पहले से डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उन डेड ऑर्गेनिजम्स को कोई खा लेगा। ठीक है, तो डीकम्पोजर्स कंपोनेंट्स में उनको ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये आपके हो गए 5 ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप देखिए अपना जो पिरामिड है, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ, आप देखते जाएं। इसमें T1 के लेवल पे आपके पास प्रोड्यूसर्स हैं, T2 के लेवल पे आपके पास हर्बीवोर्स हैं, T3 के लेवल पे आपके पास कार्निवोर्स हैं, T4 के लेवल पे आपके पास सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं। यानी कि मैंने क्या बताया था, जब प्रीडेटर्स हैं ये क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स या कार्निवोर्स। तो ये इसके अगला लेवल वो कार्निवोर्स खा सकता है जो इन्हीं कार्निवोर्स को खाए, तो वो सेकेंडरी कार्निवोर्स। और बिल्कुल टॉप पे, एपेक्स पे क्या होंगे, प्रीडेटर्स, जो कि इन सबको खा लें। ठीक है, और सबसे जो टॉप पे तो वो नहीं आएगा, लेकिन एक अलग तरह का ट्रॉफिक लेवल होगा जिसमें होंगे डीकम्पोजर, जो कि इन सब खाने वालों के, जब ये खुद ख़त्म हो जाएंगे या इनके जो लेफ्ट ओवर्स होंगे, इनके जो कचरे होंगे, वो इनको खाएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए ट्रॉफिक लेवल्स। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इकोसिस्टम इज सन, सोलर एनर्जी। अब जब ये अल्टीमेट सोर्स थी, प्रोड्यूसर्स ने कहाँ से एनर्जी ली थी, सन से। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है, सन से। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ sun energy which is fixed by the producers during photosynthesis is called gross primary productivity। ठीक है, क्योंकि जो आपकी अल्टीमेट चीज़ है जिससे जो है आपके पास प्रोड्यूस होती है एनर्जी, दैट इज सोलर एनर्जी, सन। तो सन की जितनी एनर्जी प्लांट, सारे प्लांट्स यूज़ करके फोटोसिंथेसिस कर सकें और एनर्जी बना सकें, उसे हम क्या कहेंगे, दैट टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी विच इज़ फिक्स्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्या कहेगी वो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, GPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और वो एनर्जी जो कि अवेलेबल रहेगी प्लांट ग्रोथ के लिए आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग द फ्रैक्शन दैट प्लांट्स यूजेस फॉर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट बायोमास। ठीक है, अब जो है ये सन से एनर्जी आई, प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स वगैरह ने ली, उस टोटल एनर्जी को हम क्या कहेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से आप माइनस कर दें वो वाली एनर्जी जो कि वो यूज़ करेगा फॉर रेस्पिरेशन, जो एनर्जी रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होगी, और फिर जो आपके पास जितनी रह जाएगी वो क्या होगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, NPPP, या फिर उसे आप क्या कहेंगे, बायोमास, वो एनर्जी जो कि आपके पास फिलहाल अवेलेबल है। तो जब प्राइमरी कंज्यूमर इसको खाएगा, वो एनर्जी जो उसे मिलेगी वो होगी बायोमास। प्रोडक्टिविटी इन लैंड इकोसिस्टम्स और प्रोडक्टिविटी इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स की फिर इसी तरह से इन्होंने डिस्कशन की हुई है। ठीक है, कि लैंड के ऊपर जो इकोसिस्टम्स होते हैं, जैसे कि वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर क्या है लैंड के ऊपर, मॉइस्चर कितना है, और वो राइज़ करती जाएगी प्रोडक्टिविटी, जितना हर टेम्परेचर के 30 डिग्री सेल्सियस राइज से वो राइज़ होती जाएगी। एक जगह पे 30 डिग्री सेल्सियस है, फिर अगली जगह पे 30 और राइज़ होगा, यानी 60 है, फिर अगली जगह पे 90 डिग्री सेल्सियस है। तो हर राइजेज जनरली राइजेज विद टेम्परेचर अप टू अबाउट 30 डिग्री। अच्छा, इसका मकसद ये था कि जब 30 डिग्री होगी तो 30 डिग्री तक तो वो राइज़ करेगी। ठीक है, एक जगह पे टेम्परेचर था 0, एक जगह पे 1, 2, 3, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। कब तक, जब तक 30 डिग्री से राइज़ हो जाता है। 30 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है मगर प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो 30 डिग्री जो है वो उस पर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आपको
लैंड के इकोसिस्टम में मिलेगी। ऑन लैंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दस इज हाईएस्ट इन वार्म वेट जोन इन द ट्रॉपिक्स वेयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स आर लोकेटेड, जबकि डेजर्ट्स में लो प्रोडक्टिविटी होती है। व्हाइल इन डेजर्ट श्रब इकोसिस्टम दे हैव द लोएस्ट प्रोडक्टिविटी बिकॉज देयर क्लाइमेट्स आर एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई। तो कहाँ पे लैंड में ज़्यादा होती है? जहाँ पे मॉइस्चर होता है और जहाँ पे हीट होती है, ठीक है। कितनी हीट? 30 डिग्री। अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो भी सूटेबल नहीं है। तो इसीलिए जो ट्रॉपिक्स होते हैं वो एरियाज जो अर्थ के, अर्थ है ना, अगर ग्लोब है, इसकी जो सेंटर लाइन है दैट इज़ इक्वेटर। तो इक्वेटर की जो इस तरफ के एरियाज़ हैं और जो इस तरफ के एरियाज़ हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे, ट्रीज़ होंगे, सबसे ज़्यादा प्लांट्स होंगे, प्रोडक्टिविटी होगी, इकोसिस्टम्स यहाँ पे ज़्यादा डेवलप्ड होंगे। जो डेजर्ट्स होंगे वहाँ पे ड्राई होते हैं, मॉइस्चर भी कम होते हैं और हीट हद से ज़्यादा होती है, 30 से काफ़ी ऊपर होती है। तो इसलिए डेजर्ट्स में लाइफ इतनी ज़्यादा और फॉरेस्टेशन, प्लांट्स, ये सब चीज़ें इतनी नहीं होती। फिर अगर आप इकोसिस्टम्स की बात करें जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं, यानी कि पानी में प्रेजेंट होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी किस तरह से कंट्रोल होती है? लाइट और न्यूट्रिएंट्स, कितनी लाइट जा रही है और कितनी न्यूट्रिएंट्स जा रही है, ठीक है। ओशंस के अंदर जो है वो लाइट कितनी अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है? 500 मीटर्स तक, ठीक है। तो इसीलिए जो कोस्ट लाइंस है, यानी कि जो शोर है, जिसे क्या कहेंगे, साहिल समुंदर है, उस तरफ ज़्यादा जो है वो ज़िंदगी के आसार होते हैं, उस तरफ जो है ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जबकि जो डीप सीज़ हैं वहाँ पे इतने नहीं होते, कम होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी फ्लो बिटवीन दी ट्रॉफिक लेवल्स। जो ट्रॉफिक लेवल्स हमने पढ़े, इनके दरमियान में एनर्जी फ्लो किस तरह से होता है। Ecosystems are transformers of energy. On average, about 10% of the net energy production at one trophic level is passed on to the next level. ठीक है, कहते हैं कि इकोसिस्टम्स में क्या है? एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में एनर्जी की तब्दीली होती है, ठीक है। कहते हैं कि एवरेज अगर आप निकालें तो 10% एनर्जी जो कि प्रोड्यूस होती है वो एक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाती है। यानी कि अगर इस प्राइमरी कंज्यूमर ने, हर्बीवोर ने इन प्लांट्स को खाया, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को, तो इनकी 10% एनर्जी तो इससे कम से कम मिलेगी ही। फैक्टर्स अफेक्टिंग एनर्जी फ्लो। फैक्टर्स दैट रिड्यूस द एनर्जी बिटवीन ट्रांसफर्ड ट्रॉफिक लेवल्स इंक्लूड रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेफिकेशन, नॉन प्रेडेटरी डेथ, ऑर्गेनिजम्स दैट डाई आर नॉट ईटन बाय कंज्यूमर्स, एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ मटीरियल। कहते हैं कि एनर्जी सन से इसने इतनी एनर्जी ली लेकिन इसकी सिर्फ 10% आगे जा रही है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये ऑर्गेनिजम्स खुद भी तो रेस्पायर कर रहे हैं, तो वो एनर्जी थोड़ी सी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इनके अपने अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं जो कि एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ग्रोथ बढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होती है, डिफिकेशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो इस तरह से एनर्जी डिसिसिपेट हो जाती है। एनर्जी क्या हो जाती है? डिसिसिपेट, रेडिएट हो जाती है हीट एनर्जी एनवायरनमेंट के अंदर, या एनर्जी जो भी आपकी है वो। अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ डीकम्पोजर्स इन एनर्जी फ्लो। अच्छा, अब क्या होता है? Decomposers process large amounts of organic material and return nutrients to the ecosystems in inorganic form. अब क्या होता है कि जो decomposers होते हैं उनके पास, decomposers मतलब जो components में organic materials को वापस तोड़ेंगे, decompose करेंगे, उनका break down करेंगे, वो nutrients को वापस ecosystem में भेजते हैं, ठीक है। जैसे अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजन्स, कार्बन और इस तरह से वेरियस गैसेस को वो वापस अपने एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। अच्छा, which is then taken up by primary producers. Energy is not recycled during decomposition but rather it is released in the form of heat. जो ये क्या करते हैं decomposers, ये तो ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं एनर्जी का और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिलीज़ कर रहे होते हैं। और दूसरा ये क्या काम कर रहे होते हैं कि ये जो एनर्जी है उसको रिलीज़ कर रहे होते हैं एटमॉस्फेयर में हीट की फॉर्म में, ठीक है। तो वो हीट की तरह उसको रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में एनर्जी को, जबकि उसे रिसाइकल नहीं कर रहे होते। तो इस तरह से एनर्जी थोड़ी सी ज़ाया ही हो रही होती है। Ecological pyramids, the diagram that shows the relative amount of energy or matter or numbers of organisms within each trophic level in a food chain or food web is called ecological pyramid, ठीक है। क्या होती है कि जो आपकी जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपकी सारी इकोलॉजिकल डाटा की, कि एक इकोसिस्टम में कितनी ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ट्रॉफिक लेवल पे कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने जानवर हैं, उनके पास खाना कितना अवेलेबल है, कितनी वो एनर्जी बना रहे हैं। ये सारी जो डिस्कशन एक एक पैरामिड के लेवल पे होगी। जैसे ये एक पैरामिड है, उसमें ये एक बार होगा, सबसे ज़्यादा जो है ये जानवर हैं, ये जानवर इतने हैं, इनके पास एनर्जी इतनी है, फिर ये जानवर इतने हैं, इनके पास एनर्जी इतनी है। तो इसकी डिस्कशन इज़ व्हाट योर
इकोलॉजिकल pyramid, ठीक है, जब pyramid फॉर्म में आप इसको बनाएंगे. Pyramids of energy. A lot of energy is lost to the environment as food is transferred from one trophic level to the next. Energy may be lost to the environment in the following ways. कहते हैं कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रांसफर लेवल में, दूसरे से तीसरे में जाती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी का वेस्ट हो जाता है. जितनी एनर्जी असल में होती है उतनी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो पाती. आखिर ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या रीज़न है? रीज़न इसकी ये है कि एनर्जी इज़ रिलीज्ड एज हीट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एट एवरी ट्रॉफिक लेवल. अब प्लांट्स रेस्पायर करेंगे, सांस लेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर सांस लेंगे, तो वो जब आगे जाएगी एनर्जी पिछले के लेवल में क्यों कमी आ गई थी, क्योंकि उसने रेस्पिरेशन के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी कॉन्टीन्यूसली यूज़ होती जाती है थ्रू अनडाइजेस्टेड मैटर्स इजेस्टेड बाय कंज्यूमर्स. अब काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जैसे सेलुलोज वगैरह होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के अंदर. अगर किसी ने यहाँ से किसी ओमनीवोर ने, किसी ह्यूमन ने प्लांट खाया तो हमारे अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का एंजाइम नहीं होता, तो वो एनर्जी जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करके हमें मिलनी थी वो हमें नहीं मिल सकती क्योंकि हम उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते. थ्रू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल यूरिया फ्रॉम कंज्यूमर्स. अब कुछ चीज़ों से हमें एनर्जी मिल सकती थी मगर हमने उसे एक्सक्रीट कर दिया यूरिन में या यूरिया के फॉर्म में, हमने उसे जब निकाल दिया तो वो एनर्जी जो हमें मिल सकती थी वो हमें नहीं मिली. इस तरह से एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है एक फूड चेन में ऊपर से नीचे जब आप जाते हैं. यानी कि आप प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर और ओमनीवोर से जब एंड तक जाते हैं तो टोटल एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो गई होती है. नॉर्मली वी एज्यूम दैट 90% ऑफ एनर्जी इज़ लॉस, ठीक है, when it is transferred from one trophic level to the next. ऑलमोस्ट 90% एनर्जी जो है वो लूज जाती है जब एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट में जाती है, सिर्फ 10% वो यूटिलाइज होती है. इसीलिए जो एनर्जी पिरामिड्स हैं वो नीचे काफ़ी ब्रॉड होते हैं. ये देखें नीचे जो है ये पिरामिड काफ़ी बड़ा है क्योंकि इस वक्त इसने ताज़ी एनर्जी सन से, सोलर एनर्जी ली है. ये प्राइमरी प्रोड्यूसर ने बनाया है फूड और सन से एनर्जी लेके, तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है. फिर इस ट्रॉफिक लेवल से जब इस पे जाएगी तो वो एनर्जी कम हो गई इसलिए छोटा है. फिर फर्दर आगे चलती जाएगी तो एनर्जी 90% एनर्जी रिलीज हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, सिर्फ 10% रह जाएगी. द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन्स वाई फूड चेन्स आर जनरली शॉर्ट. और शॉर्टर फूड चेन मीन्स मोर एनर्जी इज अवेलेबल टू द फाइनल कंज्यूमर. जितनी फूड चेन शॉर्ट होगी यानी कि जितने ट्रॉफिक लेवल्स एक फूड चेन में कम होंगे. फूड चेन क्या है कि प्लांट था, कोई राइस प्लांट था, उस राइस प्लांट को चूहे ने, माइस ने खाया, ठीक है, उस माइस को जो है किसी कैट ने खा लिया, उस कैट को जो है किसी डॉग ने खा लिया, उस डॉग को जो है किसी ह्यूमन ने खा लिया. ठीक है, हम इंसान मुसलमान तो डॉग नहीं खाते ना, लेकिन चाइनीज़ वगैरह वो खा लेते हैं. ठीक है, या उस डॉग को किसी और ऑर्गेनिज्म ने खा लिया. तो कहते हैं कि जितने ट्रॉफिक लेवल्स बीच में कम हो गए, अगर माइस ना हो या कैट ना हो, तो जितनी छोटी फूड चेन होगी उतनी ज़्यादा आखिरी वाले के पास, अगले लेवल के पास एनर्जी जाएगी. ठीक है, फाइनल कंज्यूमर के पास उतनी ज़्यादा एनर्जी जाएगी. अब है एक टर्म आपके पास, पिरामिड ऑफ बायोमास. Biomass is the total mass of living matter in each trophic level at one time. Biomass, bio means life और mass मतलब कि एक ट्रॉफिक लेवल में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनका टोटल लिविंग मास कंसिडर होगा एक टाइम पे, अभी इस वक्त एक पिरामिड में के जो लेवल है, एक ट्रॉफिक लेवल, उसमें जितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनकी जो टोटल हम कैलकुलेशन करेंगे, दैट विल बी बायोमास. ठीक है. For the food chain we have just considered, the pyramid of biomass has a similar shape to that of the pyramid of number. The mass of all grasses is together having a large biomass than the snakes. ठीक है, ये एक डायग्राम है के थ्रू उन्होंने एक फूड चेन के थ्रू एक्सप्लेन किया, वो मैं आपको बताती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा. Pyramid of numbers. Pyramid of number क्या होता है? Let's discuss. Consider a simple food chain consisting of grass, rabbits, snakes and hawks. ठीक है, क्या है? ग्रास, सबसे पहले घास थी, उस घास को किसने खाया? रैबिट्स ने, खरगोश ने. उन खरगोश को किसने खाया? स्नेक्स ने. उन स्नेक्स को किसने खाया? हॉक्स ने. ठीक है, हॉक चील टाइप एक चीज़ होती है. ठीक है, हॉक ने. सपोजिंग देर आर 10 हॉक्स इन अ हैबिटेट. ठीक है, अगर 10 हॉक्स हैं हैबिटेट के अंदर, एंड ईच हॉक नीड्स टू फीड ऑन 1 स्नेक एवरी डे. इन 1 month द 10 हॉक्स विल नीड 300 snakes, while 300 snakes will need 4,500 rabbits in 1 month. A rabbit feeds voraciously and may require 20 or more grass plants per day. ठीक है, in 1 month इनके लिए कितने ग्रास प्लांट्स होने चाहिए? 270000. आप इस 4500 को जब 30 से मल्टीप्लाई करें एंड देन 20, तो ये आपके पास अवेलेबिलिटी आ जाती है.
So the number of organisms at each trophic level can be used to construct a pyramid of numbers. For this food chain, the pyramid will be broad at the base and narrow towards the top. इसमें क्या होगा कि टॉप पे नैरो होगा, ठीक है, यानी कि 10 हॉक्स. देन वी हैव गॉट 1 स्नेक फॉर 10 हॉक, यानी कि एक महीने तक आपको कितने चाहिए होंगे, 30 स्नेक्स. देन वी हैव गॉट रैबिट्स, एक महीने तक 300 स्नेक्स को 4500 रैबिट्स चाहिए होंगे, और 4500 रैबिट्स को इतने ग्रास प्लांट्स चाहिए होंगे. तो नीचे ज़्यादा नंबर है ना, ग्रास ज़्यादा चाहिए, कम रैबिट्स चाहिए, फिर उससे कम स्नेक्स और फिर उससे कम हॉक्स. सो इसलिए ये पिरामिड जो है वो बेस पे जो है वो ब्रॉड होगा, बड़ा होगा जो इसकी बेस है, क्योंकि ज़्यादा नंबर चाहिए हमें ग्रास का, और टॉप पे वो नैरो होगा. तो ये क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर्स है, ठीक है. इसी तरह से पिरामिड ऑफ बायोमास होता है और पिरामिड ऑफ एनर्जी होती है, जिसकी हमने डिस्कशन की. तो यहाँ पे ये आपका लेक्चर एंड हुआ, जिसमें आपने फ्लो ऑफ एनर्जी की, ट्रॉफिक लेवल्स की डिस्कशन की. T1 लेवल क्या है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जिसपे आपके पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिनमें मेनली बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसके अलावा एल्गी जो कि फोटोसिंथेसिस करती है, और प्लांट्स तो सारे ही करते हैं. फिर सेकंड इज योर सेकंड ट्रॉफिक लेवल या T2, जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स होते हैं. थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे यू हैव गॉट प्रीडेटर्स, जिसमें सेकेंडरी कंज्यूमर्स या कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है. उसके बाद जो अगला ट्रॉफिक लेवल होगा, हो सकता है उसमें वो कार्निवोर्स हो जो कि दूसरे कार्निवोर्स को खाते हो, ठीक है. तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्निवोर्स. ये कंज्यूमर्स हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स. या फिर टर्शरी कार्निवोर्स जो कि और बड़े जानवर उन छोटे जानवरों को खाएं. तो वो ट्रॉफिक लेवल्स इनके बीच में एडजस्ट हो सकते हैं. फिर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आपके पास यूजुअली एक कार्निवोर जो दूसरे कार्निवोर को खाए, या एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो यहाँ से खाए किसी कार्निवोर को, या हर्ब्स को खाए, तो उसको जो दोनों को खाते हैं उन्हें हम कहते हैं ओमनिवोर. फिर फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पे आपके पास डीकम्पोजर्स आते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, और बैक्टीरिया के साथ साथ आपके पास कुछ फंजाई डेट्रिटिवोर्स आ जाते हैं, या कुछ मोल्ड्स आ जाते हैं, जो कि आपके सारे जो लेफ्ट ओवर्स हैं, जो डीकम्पोजिंग मटीरियल है, ऑर्गेनिक मटीरियल है, उसको खाए और ख़त्म कर दे, उसमें से एनर्जी रिलीज़ कर दे हीट में, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनको वापस एटमॉस्फेयर में रिटर्न कर दे. तो यहाँ पे हमारा सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 25 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, आपकी सेकंड ईयर बायोलॉजी का, ये ख़त्म होता है. आई होप आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोलॉजिकल सक्सेशन को डिस्कस करेंगे. तब तक